कमोडिटी बाजार से भी आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। रिलायंस में निवेश करना है तो मुझे रिलायंस के बारे में जानना होगा। बहुत बड़ा मार्केट है कमोडिटी मार्केट। हाँ, इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। काफी सारे मत हैं, एक दो ही नहीं है, काफी सारे हैं। ये मार्केट ऐसी बनी हुई है और ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो भी जिनका जो पॉकेट साइज है उनके लिए वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे टूल जो है वो मौजूद है। डमी ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप डमी ट्रेड यहाँ पे करिए। जो निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर चुके हैं सिमिलर पैटर्न यहाँ पे है। अच्छा, कौन कौन सी कमोडिटीज अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग? अगर एमसीएक्स में बात की जाए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में तो 3 यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं। एक तो बुलियन है, फिर मेटल्स है, फिर एनर्जी है। फिर अगर हम मेटल्स में आते हैं तो मेटल्स में हमारे पास 5 कमोडिटी हो जाती हैं। जैसे कि आपको कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम है, लेड है, जिंक है, ये 5 कमोडिटी ट्रेड होती है। एनर्जी काउंटर में हम आते हैं तो जो सबसे बड़ी कमोडिटीज़ होती है हमारी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। रिसेंटली अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, उसमें बहुत अच्छा गोल्ड तो 40% रैली अभी आई, 23% रैली 24 में आई, और अगर 4 साल में देखा जाए तो 150% की रैली आ गई। अब थोड़ा सा तो इसे रुकना चाहिए। तो फिर सिल्वर चलने के लिए तैयार है। 2026 में 1.25 लाख, 1,30,000 ये मतलब हो सकता है। हमारा फॉरेक्स होता है किसी भी कंट्री का तो सबसे ज़्यादा डॉलर में डालते हैं, सेकंड यूरो होता था, थर्ड गोल्ड होता था। अब यूरो जो है वो थर्ड पे आ गया है, गोल्ड सेकंड पे आ गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो एक टाइम तो ये बिल्कुल लाख से ऊपर चली गई थी, फिर यूएस को उसने हिला दिया था। अगर कोई नया इन्वेस्टर कमोडिटी मार्केट में निवेश और पैसा बनाना चाहता हो तो टेक्निकल ज़्यादा काम करते हैं या फंडामेंटल? हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड टुडे। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बिल्कुल अलग है। अभी तक जो विषय हमने कवर किए हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में वो रहे हैं एक्विटीज़, वो रहा है गोल्ड भी, लेकिन एक कमोडिटी के बारे में हमने कभी बात नहीं की। और कमोडिटी का बाजार जो है वो अब बढ़ रहा है। हम ये सोच के इसको इग्नोर करते रहे हैं कि बहुत नया बाजार है, अभी इसमें डेप्थ नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कमोडिटी बाजार से भी आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। इसी को समझने के लिए आज का हमारा एपिसोड है। लेकिन मैं पहले आपको थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करती हूँ। हम ये कहते हैं कि कमोडिटी बाजार जो है ये बहुत नया है हमारे देश में। 2003 में एक्सचेंजेस की स्थापना हुई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स एक्सचेंजेस हमारे आए। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है कमोडिटी एक्सचेंज की, इट गोज बैक टू 1875। 1875 में हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कमोडिटी एक्सचेंज था, और वो कौन सा एक्सचेंज था? कॉटन ट्रेड एसोसिएशन बॉम्बे। उसके बाद 1900s और 1940s के बीच में बहुत सारे रीजनल एक्सचेंजेस भी थे जहां ऑयल सीड्स, जूट, पेपर की ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 1952 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का गठन हुआ। 1990s में लिबरेशन, जैसे हमने कहा कि लिबरलाइजेशन हुई और हमारा इकोनॉमी ओपन अप हुई। उसके बाद भी थोड़ा समय लगा, बिकॉज ये पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है एग्रीकल्चर और एग्री कमोडिटीज़, तो थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा। लेकिन 2003 में मॉडर्न एक्सचेंजेस जैसे कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर एक्विटीज़ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर एक्विटीज़ है, वैसे ही एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स का गठन हुआ। और ये फॉर्मल एक्सचेंजेस जो है ये हमारे साथ अब काम कर रहे हैं। और 2015 में एफएमसी पहले रेगुलेटर्स हुआ करते थे एक्सचेंज के, उसके बाद सेबी के साथ मर्ज हुआ। अब सेबी रेगुलेट करती है कमोडिटी एक्सचेंजेस को, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और जितने भी इश्यूज थे उसको सॉर्ट किया गया। तो इसी बाजार को समझने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो इस बाजार को बहुत समय से ट्रैक कर रही है। और अगर हम बात करें उनके एक्सपीरियंस की, तो 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस उन्हें कमोडिटी मार्केट में है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, समय है कि आप कमोडिटी बाजार को उनसे समझें और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बना के आप कमोडिटी बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। आज की हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस वंदना भारती। शी इज हेड कमोडिटी रिसर्च एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून वंदना, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी गीतू। सो वंदना, पहले आप अपने बारे में बताइए। आपने एमबीए किया,
उसके बाद अब कमोडिटी में अपने कदम रखा, लेकिन उस समय यानी कि 20 इयर्स बैक हम कमोडिटी मार्केट्स को उतना तवज्जो नहीं दिया करते थे जितना हम इक्विटी मार्केट्स को दिया करते थे। तो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल सही कहा गीतू। एक्चुअली इससे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी कुछ मुझे इंस्पायर किया इस मार्केट को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड था एजुकेशन और एग्रीकल्चर। ओके। तो एक कहते हैं ना कि फिजिकल मार्केट का मुझे अनुभव था। फिर जब मैंने एमबीए किया तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस था, और फिर हम लोगों ने देखा इस मार्केट को, इक्विटी मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को। और गोल्ड बहुत फैसिनेटिंग था। गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये जो कमोडिटीज़ थी, पॉलिटिकल कमोडिटी। तो काफ़ी वहाँ पे इन डेप्थ पढ़ाई के बाद फिर ये मार्केट मुझे नेचुरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो मुझे लगा कि मैं फ़िज़िकल को समझती हूँ, डेरिवेटिव मार्केट में मुझे अपना करियर बनाना है। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। जो मतलब मेरा फर्स्ट कह सकते हैं कि जॉब था, वो कमोडिटी मार्केट में ही था। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था। फिर धीरे धीरे मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया। तो इससे कोरिलेशन, बाहर की मार्केट अपनी मार्केट को कैसे अफेक्ट करती है, वो सब जानना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। आप महिला होके इस इस काम में हैं, कमोडिटी की ट्रेडिंग, एक्सचेंजेस के साथ आप कामकाज करती हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहा होगा? बिकॉज उस समय इक्विटी मार्केट में भी महिलाओं का होना बड़ा ही टफ माना जाता था, लेकिन अब तो ईज आउट हो चुका है। बहुत सारी लड़कियां, यंग गर्ल्स, यंग वुमेन और हाउसवाइफ्स भी इक्विटी मार्केट्स में बड़ी अब भाग ले रही हैं। वैसे कमोडिटी मार्केट को कितना टाइम लगेगा रियली पीपल नो अबाउट इट? काफ़ी कुछ तो यहाँ पे बढ़ा है, डेप्थ बढ़ा है, नॉलेज बढ़ी है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है। और कोविड के बाद लोगों ने काफ़ी सारा ऑप्शंस देखा है। लेकिन जब ये मार्केट आई थी तो मुझे लगा कि 2004 से अगर 2005 या 6 की हम मतलब वॉल्यूम टर्नओवर का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 3-4 टाइम्स हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन था इस मार्केट में, क्योंकि फिजिकल में काफ़ी लोग कर रहे थे, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो हेजर्स हो, चाहे फिर वो एग्री कमोडिटीज़ में डील कर रहे हो। तो ये एक ऐसा मार्केट था जिसकी जानकारी हमें पहले से ही थी। जैसे सपोज हमें रिलायंस में निवेश करना है तो मुझे रिलायंस के बारे में जानना होगा, लेकिन जब मुझे गोल्ड में करना है, क्रूड में करना है और कोई एग्री कमोडिटीज़ करनी है तो हमें किचन से जानकारी मिल जाती है कि इसका जो भाव है ये बढ़ने वाला है, घटने वाला है, हमारा बजट बढ़ाओ, क्योंकि ऑयल सीड्स यहाँ पे काफ़ी, ऑयल काफ़ी महंगा हो गया, या एडिबल ऑयल। तो उससे क्या था ना कि ये एक ऐसी मतलब कि ऐसा एक कह सकते काउंटर था जिसकी जानकारी हमें पीढ़ियों से मिल रही थी। बस हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ के डिजिटल फॉर्म में से हम कर पाएँ। चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब ये मार्केट आया तो उस समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो एक्सचेंज की तरफ से थी, एफएमसी की तरफ से थी, और जितने भी थे जैसे एसोचैम हैं, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, पीएचडी चैम्बर्स हैं, तो सभी उस समय बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार्स करते थे। उस समय वेबिनार्स नहीं थे, सेमिनार्स थे। तो हर संडे हमें जाना पड़ता था अवेयरनेस के लिए कि ये मार्केट है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी है। और उस समय सैटरडे मार्केट ओपन हुआ करती थी, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता था और फीमेल फेसेस ना के बराबर थे वहाँ पे। मुझे लगता है कि उस समय मैं सिंगल वहाँ पे थी, फीमेल मतलब कि स्पीकर होती थी। लेकिन जब अब मैं जाती हूँ तो चाहे वो फीमेल को पैनलिस्ट हो, मतलब अब कहीं भी देखिए इन्वेस्टर्स में आपको बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं। और जिस तरीके से मैं एसएमसी के प्लेटफॉर्म पे हूँ, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़, तो वहाँ पे जैसे अब अकाउंट ओपनिंग होती है तो आपको फीमेल नेम्स मिलेंगे। जब क्वेरीज आती हैं तो आपको नीचे में जो सिग्नेचर्स होते हैं उसमें फीमेल का एक रहता है। तो इससे पता चलता है कि उनमें एक उनको नॉलेज तो है, बस उसे ये फ़ायदा उन्हें उठाना है निवेश के उसमें, और वो कर रही हैं। और एक टूल आया जब गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे इक्विटी में थे उनके लिए बहुत इजी हो गया इसमें निवेश करना। और पहले उन्होंने ETF में किया, धीरे धीरे अब वो ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में, इन सब चीज़ों में भी अब आ रही हैं। तो पहले फीमेल फेसेस बहुत कम हुआ करती थी, और अब जो है आप हर जगह देखेंगे फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं हम कमोडिटी में ट्रेडिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इक्विटी से थक चुके हैं। एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई है, थोड़ी लेथार्जी, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड जैसी कमोडिटी में जब एक अच्छा सर्ज आता है तो सबका ध्यान जो है वो कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन
कमोडिटी, इंडिया का कमोडिटी मार्केट वंदना, अभी भी हम इसको बोलेंगे कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मार्केट देखें, यूएस का कॉमेक्स देखें, दैट इज 10 टाइम्स मोर देन देयर इक्विटी मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है कमोडिटी मार्केट वहाँ। इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, अभी इक्विटी मार्केट ही बड़ा है और कमोडिटी मार्केट छोटा है एज फार एज द टर्नओवर इज कंसर्न। लेकिन अभी भी लोग कतराते हैं थोड़ा बहुत, कहते हैं कि वॉल्यूम नहीं है, डेप्थ नहीं है, ऐसा है? इज दिस अ मिथ? और ये काफ़ी सारे मिथ हैं, एक दो ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं। वॉल्यूम की उनको परेशानी होती है कि वॉल्यूम नहीं है, डेप्थ नहीं है, पोजीशंस कटेंगी नहीं। दूसरा मिथ है उन्हें कि बहुत सारा पैसा, कि बहुत सारा मार्जिन यहाँ पे लगने वाला है। इक्विटी में अगर हम कैश में करें तो हम पेनी स्टॉक्स भी ले सकते हैं, कम से भी निवेश कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो वहाँ पे होती है गीतू, जो उनको सबसे ज़्यादा ट्रबल करता है वो है फिजिकल डिलीवरी, कि कहीं मैं फिजिकल डिलीवरी में पड़ गया तो मैं तो बहुत सारे झंझट में पड़ जाऊंगा कि हमें फिजिकल डिलीवरी लेनी होगी। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि ये तीनों मिथ है यहाँ पे। और टर्नओवर वाइज करें तो जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, ऑप्शन का ही वॉल्यूम है जो कि रिसेंटली अभी 2018 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, उसका वॉल्यूम करीब 500 करोड़ है, डेली का टर्नओवर मैं बोल रही हूँ। तो टर्नओवर वाइज, लिक्विडिटी वाइज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनमें शैलो है, लेकिन उन कमोडिटीज़ में हम बोलते भी नहीं हैं करने के लिए, क्योंकि न्यूली लॉन्च कोई भी चीज़ है, जैसे म्यूचुअल फंड आया था, इंडिया में लॉन्च हुआ था, दिक्कत तो हुई थी इनिशियली, कभी भी दिक्कत होती है। तो जो इनिशियल फेज में होते हैं, एक तो क्या है कि अब सेबी बोलती है कि ठीक है हम LES देंगे, लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम देंगे, ताकि उसकी लिक्विडिटी बनी रहे। तो सेबी ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। दूसरी चीज़ है कि उनको मार्जिन में रहता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। एक एग्जाम्पल मैं गोल्ड का लेती हूँ। गोल्ड में 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेगा है, मिनी है, माइक्रो है, गिनी है, मतलब इस तरीके से करके 6 कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप समझेंगे कि जो गोल्ड का मिनी है, इसमें आप 5,000 6,000 से आप ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। 5,000 6,000 मुझे लग रहा है कि एवरेज कोई भी यहाँ पे निवेशक आएगा वो कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज उनको 2-3-4 दिन या हफ्ते दिन की होल्डिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 5 to 6,000 से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेगा गोल्ड लेना चाहेंगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट साइज़ क्या है, पोर्टफोलियो साइज़ क्या है। वहाँ पे आपको हो सकता है कि 7-8 लाख का मार्जिन लगे। तो ये मार्केट ऐसी बनी हुई है और ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो भी जिनका जो पॉकेट साइज है उनके लिए वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे टूल जो है वो मौजूद है। दूसरी चीज़ है कि फिजिकल डिलीवरी से वो डरते हैं। फिजिकल डिलीवरी यहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से 5 दिन पहले आप उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट में। जैसे ठीक है हमें गोल्ड को होल्ड करना है क्योंकि गोल्ड बहुत ही मतलब बुल रन पे है, हमें लग रहा है कि नहीं हम क्यों काटे, हमें 1,15,000 का लेवल भी मिलेगा, तो ठीक है हमने उसे नेक्स्ट मंथ में हमने रोल ओवर कर दिया। हमें फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है। अब हमें नहीं है फिजिकल डिलीवरी की जरूरत तो हम उसको पहले कर देंगे। अब हमें लग रहा है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गोल्ड की या किसी भी कमोडिटी को, जो एक्सचेंज से आप डिलीवरी लेते हैं उसका क्वालिटी का पूरा मतलब कि भरोसा होता है। अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है तो आप डिलीवरी ले सकते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी लोग एक्सचेंज से डिलीवरी लेना बहुत बेहतर समझते हैं। और एक बात बताऊँ आपको गीतू, ये जो हमने 25 का देखा है, इसमें अगर आप जाएंगे तो एक्सचेंज पे अगर आपको गोल्ड अभी 1,09,000 का मिल रहा है तो आपको स्पॉट मार्केट में वही गोल्ड 10 ग्राम का 1,12,000 या 1,11,000 में मिल रहा है। तो एक्सचेंज अभी आपको डिस्काउंट पे दे रहा है। तो काफ़ी लोग एक्सचेंज से डिलीवरी ले रहे हैं क्योंकि उनको वो डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल। वंदना, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि कमोडिटी बाजार में निवेश कैसे करना है, क्योंकि आप SMC से जुड़ी हुई हैं, तो एक नया निवेशक उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 24 घंटे के अंदर अब यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है। आप ऑनलाइन ही यहाँ पे, सपोज़ कि SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ का प्लेटफॉर्म है, आपने ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई किया, 24 घंटे के अंदर में आपको ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले कुछ मार्जिन मनी चाहिए होगा, KYC आपने करवा लिया, मार्जिन मनी आपको इसमें डालना है। इसके बाद जो नए निवेशक हो या पुराने हो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि आप 10 दिन वेट कर लो, लेकिन आप रिसर्च बेस्ड यहाँ पे कॉल लो पहले। किसी भी स्पेकुलेशन में हमें नहीं जाना है, स्टार्ट बड़ी अच्छी करनी है, मतलब दे रहा है दुरुस्त आए वाली बात है। और जब आपको लग रहा है 2-4 दिन आप मार्केट को वॉच करो,
और हो सकता है तो अगर आप मतलब कि डमी ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप डमी ट्रेड यहाँ पे करिए, काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें डमी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर आप यहाँ पे विद स्टॉप लॉस और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करिए। रिसर्च बेस्ड एसएमसी कॉल देता है यहाँ पे, तो रिसर्च बेस्ड आप कॉल लीजिए और उसको एग्जिट एंट्री और एग्जिट जो है बिल्कुल डिसिप्लिन वे में आप करिए और मार्जिन थोड़ा सा मार्जिन आप कैश पे रहिए ताकि आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको मिस ना करें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। तो मुझे यही लग रहा है और मैं एक चीज़ की सलाह देती हूँ कि जब भी यहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, जैसे हमने बात करी MCX की, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर एक कॉपर मैं छोड़ दूँ या निकल छोड़ दूँ, सब में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, ये हर जगह ये सुविधाएं नहीं होती और हमारा मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए अब चाइना ने मिनी कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करा है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ट्रेंड सेटर हैं, तो उस मिनी कॉन्ट्रैक्ट से आप शुरुआत करिए और जब जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए, मार्केट आपको ट्रेंडी लगे, फिर आप मेगा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करिए। और एक चीज़ और है, जो निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर चुके हैं सिमिलर पैटर्न यहाँ पे है। अच्छा, बस ये है कि यहाँ पे मंथली ऑप्शन है, वहाँ वीकली है, यहाँ मंथली एक्सपायरी है, तो आप यहाँ पे मंथली ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। और ब्रोकरेजेस वगैरह क्या होती है? व्हाट आर द STT वगैरह? CTT यहाँ पे लगता है CTT. ये 0.01% है और ये फ्यूचर्स पे है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 0.05% है और CTT कुछ हर्डल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए क्योंकि अगर गीतू अगर इस मार्केट की बात की जाए ना तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये तो 200 साल पहले कहानी वहाँ से शुरू हुई थी कि जापान में राइस ट्रेडर्स थे, उनको अपने प्रोडक्ट के लिए पैसा चाहिए था और वो बोलते थे कि ठीक है हम अपना बेचेंगे लेकिन 5 महीने बाद हमारा प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो देना। तो साहूकार उनको जो होता था बिजनेसमैन उसके हिसाब से पैसा देता था, फिर वो टिकट्स बनने लगे, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही किसान ने शुरू किया था। धीरे धीरे ये डेरिवेटिव में आया, फिर करेंसी, इक्विटी, फिर म्यूचुअल फंड, फिर काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे आने लगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे जापान हो, चाइना है या US है, उन्होंने कभी इसे बंद नहीं करा। अच्छा, हमारे यहाँ ये हर्डल्स बहुत ज़्यादा आए जिसकी वजह से जो इसका ग्रोथ था ना वो ग्रोथ बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा रुक गया। जी, ये बताइए कौन कौन सी कमोडिटीज अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग? MCX पे कौन सी है और NCDX पे कौन सी है? मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किन्हीं को अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनका डेप्थ है एग्री कमोडिटीज़ में, तो NCDX उनके लिए है। अगर कोई मेटल्स एनर्जी में करना चाह रहे हैं तो फिर वो MCX पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर MCX में बात की जाए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, तो 3 यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं। एक तो बुलियन है, फिर मेटल्स है, फिर एनर्जी है। अब बुलियन में आपको आ जाता है गोल्ड, सिल्वर आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, बुलियन में इंडिसेस भी हैं। अच्छा, जैसे कि बुलियन में गोल्ड और सिल्वर का इंडिसेस है, बुलडेक्स है, जिसमें कि 66% आपको वेटेज गोल्ड का है, बाकी का सिल्वर का है। ओके, और इसका फायदा ये है कि आप उसमें मार्जिन्स कम लगते हैं। दूसरी चीज़ है वो कैश सेटल्ड है। अच्छा, डिलीवरी का झंझट नहीं है, राइट, डिलीवरी का झंझट नहीं है। फिर अगर हम मेटल्स में आते हैं तो मेटल्स में हमारे पास 5 कमोडिटी हो जाती हैं, जैसे कि आपको कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम है, लेड है, जिंक है, ये 5 कमोडिटी ट्रेड होती है। एनर्जी काउंटर में हम आते हैं तो जो सबसे बड़ी कमोडिटीज़ होती है हमारी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। रिसेंटली अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया और उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में भी ये है कि डिलीवरी बेस्ड नहीं है और एक सेट पैटर्न होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब ट्रेड लेना, उसमें प्रॉफिट अर्न करना बहुत इजी होता है। अब एक एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूँगी, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने एक पैटर्न देखा कि मंडे टू फ्राइडे जो है वो प्राइसेस हायर साइड होते हैं, क्योंकि ऑफिस खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, वो कंजम्पशन ज़्यादा है। और फिर जैसे ही सैटरडे संडे आएगा प्राइस गिरता है। तो एक बहुत आसान सा एक ट्रेड बनता है कि फ्राइडे आप सेल करो और मंडे आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो कई चीज़ें ये बहुत खास है, सीजनैलिटी बहुत खास बनाती है कमोडिटी को। अब जैसे कि इक्विटी में फॉल आ रही है तो आपको गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आ गई। हाँ, करेक्ट है ना। तो जब आपको लग रहा है कि यहाँ से अट्रैक्शन जा रहा है, चलो शिफ्ट हो जाते हैं पोर्टफोलियो को, थोड़ा सा गोल्ड कर लेते हैं। अब इस बार गोल्ड ने 40% का रिटर्न दिया, अपना निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है ना। तो हमको बस पोर्टफोलियो हमारे पास तो सेम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमें बस थोड़ा सा चर्न करना है। अब आप नहीं मानेंगे, आप
कॉफ़ी फ्यूचर्स ने पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो जो यूएस में इक्विटी वाले थे उन्होंने कॉफ़ी में शिफ्ट कर लिया, उन्होंने वो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो हमें ना फ्लेक्सिबल होना होगा और एक माइंडसेट में नहीं जाना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अब आपको लग रहा है कि गोल्ड भी, चलो गोल्ड तो 40% रैली अभी आई, 23% रैली 24 में आई, और अगर 4 साल में देखा जाए तो 150% की रैली आ गई। अब थोड़ा सा तो इसे रुकना चाहिए, तो फिर सिल्वर चलने के लिए तैयार है। तो सीजनैलिटी है, और इसके बाद क्या है, पूरे साल आपको मूवमेंट मिलती है। जैसे नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस में जैसे ही वो पीक डिमांड आएगा, कूलिंग डिमांड, हीटिंग डिमांड आएगा। सर्दियों में उसको हीटिंग डिमांड चाहिए, गर्मियों में कूलिंग डिमांड चाहिए। तो जो पीक होता है उस पर बाइंग कर लीजिए। मतलब जो लो बन रहा है, बॉटम बन रहा है, वहाँ पे बाइंग करिए, और पीक आते आप तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। तो जो समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक कंफर्म रैली होती है वो मोस्टली, जब तक कि उसको बहुत छेड़छाड़ उसके फंडामेंटल्स या सप्लाई साइड में कुछ बहुत बड़ा वो ना हो, तो बहुत छेड़छाड़ नहीं होती। अब अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये पॉडकास्ट हो रहा है, तो जो देख रहे हैं वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। नेचुरल गैस बिल्कुल बॉटम पे है, और अभी वो ऊपर जाएगा तो नवंबर दिसंबर आते आते वो यहाँ पे मतलब जैसे रेंज है तो वो पीक बनाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक इसका कह सकते हैं कि ट्रिगर्स है सीजनैलिटी, और वो नून है। हमें पता है कि गोल्ड कब महंगा होगा, तो हम सोचते हैं कि आप तो बता ही रहे हैं गोल्ड का, तो गोल्ड कितना ऊपर जाएगा? गोल्ड मुझे याद है 2004 में जब ये मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुआ था, 5500 था, इमेजिन। आज 1,10,000 का भी इसने मतलब लगभग 1,09,840 का इसने हाई लगाया। तो मतलब वी कैन से 1,10,000। ये 5500 था, 5500 से ये 1,10,000 आया है। अभी मुझे नहीं लगता कि इसका जिस तरीके से ट्रिगर्स हैं ये यहाँ पे एक पॉज लेगा, एक हल्का करेक्शन लेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2026 में 1.25 लाख, 1,30,000 ये मतलब हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ बताऊंगी मैं गोल्ड के बारे में, जैसे कि हमारा फॉरेक्स होता है किसी भी कंट्री का, तो सबसे ज़्यादा डॉलर में डालते हैं, सेकंड यूरो होता था, थर्ड गोल्ड होता था। अब यूरो जो है वो थर्ड पे आ गया है, गोल्ड सेकंड पे आ गया है। और जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जितनी तरीके की अभी पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक हफ्ते में आप देखें कि नेपाल, फ्रांस और जापान 3 सरकार गिर गई। ये बहुत अनसर्टेन टाइम है, ऐसा हम लोगों ने सालों में नहीं देखा था। राइट, करेक्ट। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो लोग प्रिजर्व करते हैं वो गोल्ड के लिए करते हैं, और अभी गोल्ड रश और सिल्वर रश दोनों हैं। जो हमने वॉर टाइम में देखा था गोल्ड रश, वो गोल्ड रश अभी मतलब है। तो जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं। ज्वेलरी डिमांड कम हुई, और जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी में ही भरोसा नहीं है। सेफ्टी। अब आप देखेंगे यूएस में फेड और जो वहाँ की सरकार है, दोनों में मतलब उनको पता है कि स्टैगफ्लेशन आना है, रिसेशन आना है, तो वो गेन कर रहे हैं। वो मतलब चाइना का ऑफिशियल और अनऑफिशियल डेटा में बहुत का फर्क है। चाइना बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट किया, ऑफिशियली उनका बहुत कम दिखा रहा है, बट यस, 3 टाइम्स। और ये ब्लूमबर्ग ने बोला है कि 3 टाइम्स उन्होंने गोल्ड को मतलब एक्यूमुलेट करा है। पोलैंड ने भी बोला कि हम 20% रखते थे पूरे रिजर्व का, अब हम यहाँ पे 30% रखेंगे। और इमेजिन ये फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड में तो फिजिकल गोल्ड आपको 4500 टन पूरे साल का मतलब है, सप्लाई साइड है, और 4500 टन हम कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे सप्लाई साइड डेफिसिट जो है वो आने वाला सिल्वर की तरह। तो वॉल्यूम्स इन्हीं कमोडिटीज में, जैसे मेटल है, आपने बुलियन की बात करी, आपने नेचुरल गैस की बात करी, वॉल्यूम्स और पैसा यही बन रहा है, या फिर एग्री कमोडिटीज में भी अच्छा खासा? एग्री कमोडिटीज में भी अच्छा खासा पैसा बनता है, क्योंकि अगर वहाँ देखें तो वहाँ स्पाइसेस है। स्पाइसेस में सीजनैलिटी अच्छे से काम करती है। जैसे आप देख लेंगे तो जीरा है, कोरिएंडर है वहाँ पे, फिर पेपर पहले था यहाँ पे, फिर टर्मरिक में ट्रेड होता। अब रिसेंटली रीलॉन्च करा है M6 में कार्डमम, तो इन सब चीज़ों में वहाँ पे ट्रेड होता है। और इनका जो प्राइस है ये हमें किचन से मिल जाता है कि ये महंगा हो रहा है। फिर स्पाइसेस है, अदर कमोडिटीज में आपको ग्वार आता है। ग्वार बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, जो एक टाइम तो ये बिल्कुल लाख से ऊपर चली गई थी, पूरे यूएस को उसने हिला दिया था। तो ये ड्रिलिंग में यूज होता है। अच्छा, ये काफी स्टिकी होता है, तो वो ड्रिल करते हैं रिग्स को, वहाँ यूज होता है। मेंथा जैसी कमोडिटी है, कैस्टर है यहाँ पे, तो काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है। और एग्री में यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न आया था, क्योंकि 2004 में ये मार्केट ट्रेड होना शुरू हुआ, और 2007 में ही गवर्नमेंट की तरफ से वो बैन लगना शुरू हुआ। और वो सिंगल इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। तो एग्री को हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली काफी उसे क्रश किया गया, बहुत ज़्यादा मतलब
और ऑयल सीड्स में जैसे कि हेजिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था वो। अब ऑयल सीड इंडस्ट्री कह रही है, फार्मर्स कह रहे हैं कि हमारा वो प्लेटफॉर्म मिसिंग है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो विक्टिम हैं बहुत ज़्यादा प्राइस राइज का, जबकि बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं और ये प्रूवन भी है कि इसका कोई प्राइस राइज से मतलब रिलेशन नहीं। क्योंकि अब पेपर यहाँ पे जब ट्रेड होता था एक्सचेंज पे, मुझे याद है 15-18,000 होता था, अब वो पेपर 55,000 आ गया, जबकि ये कब का बैन हो चुका है ना। तो वो सप्लाई साइड है, डिमांड है, कुछ चीज़ें होती हैं, कभी खेती खराब हो गई या मौसम फिर ऐसा आया। तो एग्री में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मतलब लिक्विडिटी है, बहुत बढ़िया, और बहुत सारी कमोडिटीज जो आपने समझाया वंदना, जैसे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस काफ़ी रही है एग्री कमोडिटीज़ को लेके। आप मेटल बुलियन को छोड़ दीजिए, एग्री कमोडिटीज़ को लेके कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिस कमोडिटी में उनको लगता है कि स्पेकुलेशन हो रही है या दाम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ आके वो रोक लगा देते हैं। और आई थिंक जब NCDEX स्टार्ट हुआ था तो बहुत लंबी लिस्ट थी कमोडिटीज़ की, राइट। वो श्रिंक होते होते आई गेस अब कितनी बची है? मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी के हिसाब से हैंडफुल मतलब 12-14 कमोडिटीज़। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी, बहुत लंबी लिस्ट, वीट, राइस, फिर आपको पोटैटो यहाँ पे था, फिर ऑयल सीड सारे ही थे यहाँ पे, पल्सेस में उड़द था, चना था, बहुत सारे पल्सेस थे। और मुझे याद है कि गवर्नमेंट एजेंसी ने क्योंकि वीट को MSP पे लेना सरकार की बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदारी है और परेशानी भी है, क्योंकि आप सस्ते भाव का चीज़ आप महंगे पे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको डेफिसिट हो रहा है वो। तो गवर्नमेंट एजेंसी ने SMC के प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज को यूज़ करते हुए उन्होंने हेजिंग करा था। गुड। और उनका लॉस काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हुआ था, क्योंकि हेजिंग का पर्पस कभी भी प्रॉफिट का तो होता नहीं है। हाँ। वो तो आप एक कॉन्ट्रा मतलब वो ले रहे हैं, रिवर्स ट्रेड कर रहे हैं और लॉस को कवर कर रहे हैं। तो वो एजेंसी अक्सर SMC के प्लेटफॉर्म पे हेज करती थी। अच्छा। वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जब, और अभी जिस तरीके से बर्डन बढ़ता जा रहा है, MSP हर साल बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि 14 के बाद अभी तक तो बहुत बढ़ गई है MSP। तो गवर्नमेंट पे ये बर्डन है, उन्हें इसे अलाउ करके और इसको हेजिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करना चाहिए। जैसे कि NAFED है, हैफेड है, वो लोग लेते हैं यहाँ पे, ओपन मार्केट से लेते हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है जो अल्टीमेटली सरकार बेयर करती है। तो मुझे ये चीज़ लगता है कि ये बहुत मिसिंग है यहाँ पे। और ऐसे इसमें जैसे हम ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं, तो हम जब तक इस मार्केट को दमखम नहीं देंगे, एक फेथ नहीं देंगे, तब तक हम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा हमारे स्पॉट मार्केट का। जैसे चाइना ने बहुत एग्रेसिवली अपना स्पॉट मार्केट को डेवलप किया, तो उसने साथ में फ्यूचर्स को भी साथ में लिया था। तो चाइना का जो अब वॉल्यूम है कई चीज़ों में आप देखेंगे वो उसने US को सरपास कर लिया। अच्छा, उनका जो तो आगे निकले जा रहा है आगे निकले जा रहा है। तो वही मैंने कहा कि किसी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमने ऑयल सीड्स को बैन कर दिया। अब ऑयल सीड्स को बैन कर दिया तो जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं या जो ऑयल सीड्स के मिल वाले हैं, वो उन्हें कहाँ हेजिंग करना पड़ता है, उन्हें सीबॉट में। अच्छा, वहाँ खर्चा भी ज़्यादा है। और वहाँ हमें करेंसी को भी हेज करना पड़ता है। करेक्ट है ना। तो एक तो जो हमारा फॉरेक्स रिस्क है वो हम वहाँ पे हेज कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा दे रहे हैं, और वो फ़ायदा भी हम कहाँ का टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, तो बाहर का। तो मुझे लगा कि जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं ना, तो ये एक्सचेंज में भी फिर सेम पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ रिप्रेजेंटेशन गई है सरकार के पास? कई सारी रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने पार्लियामेंट में दी थी, मतलब सिंस द बिगनिंग। अभी CPI के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टच में है, और PhD चैम्बर्स हैं, SOCHAM हैं, तो वो लगातार कांटेक्ट में हैं। ऑयल सीड इंडस्ट्री के जो मिलर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि ऑयल सीड्स हमें दोबारा चाहिए। तो लेट्स सी कि एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। FPOs ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस हिट हुआ उनका, क्योंकि FPOs काफ़ी ज़्यादा काम करते थे, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करते थे ना, उनका कॉन्सेप्ट था कि सारे किसानों को एक पूल करो और उनके बिहाफ पे आप ट्रेड करिए, हेज करिए। करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि होप सो आने वाले साल में फिंगर क्रॉस। वंदना, ये बताइए कि जब भी हम कमोडिटी बाजार की बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि इट्स मोर ऑफ स्पेक्यूलेशन दैन द रियल आप वहाँ पे आप यू आर एक्सपोज टू रिस्क, इट्स बिकॉज इट्स स्पेक्युलेटिव, ऐसा कुछ है? मैंने ये चीज़ देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्पेकुलेशन आपको आ सकता है तो बहुत शॉर्ट टर्म आ सकता है।
कोई न्यूज़ बेस्ड आ सकता है, कुछ किसी तरीके का रूमर्स आ गया जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए स्पेकुलेशन आ सकता है, इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वापस जो बाजार है वो बिल्कुल तुरंत फिर अपने नॉर्मल पे आती है। ओके। अब जैसे मैं ग्वार का एग्जांपल लेती हूँ, ग्वार में स्पेकुलेशन बोल सकते हैं या मतलब ओवर हीटेड मार्केट थी, उस समय ग्वार का प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा था और ड्रिलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी यूएस में। तो जो ग्वार सीड अभी 5500 है वो 3500 के करीब चला गया, 35,000 चला गया। काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे एक आया, तो वहाँ एक फियर फैक्टर था कि जमा करके रख लो, होर्डिंग। हाँ, होर्डिंग। और होर्डिंग किसने करा? यूएस ने करा, ईयू ने करा। अच्छा। तो हम इसे स्पेकुलेशन भी नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने इतने मास लेवल पे करा। उसके बाद क्या होता है कि फिर किसानों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसे उपजाया क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा प्राइस मिला। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गया, फिर प्राइस करेक्ट होके वापस वहाँ पे आया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मुझे लगता है कि अगर स्पेकुलेशन होता भी है तो न्यूज़ बेस्ड होता है और वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। अल्टीमेटली जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिमांड बेस्ड चलती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे पावरफुल पॉलिटिकल कमोडिटी क्रूड होती है। कई देशों की लड़ाइयाँ, मतलब इतने सारे मतलब संगठन, ये वो, और इतना ज़्यादा ट्रेड टसल तो मैंने किसी कमोडिटी में नहीं देखा है, क्रूड में है, लेकिन क्रूड में है। लेकिन क्रूड में आप देखिए, क्रूड मतलब 2010-8 में $147 चला गया था। इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें हम बातें करते हैं कि इन्फ्लेशन है, आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा, लेकिन आज क्रूड $64 पे है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स। तो यहाँ मैं स्पेकुलेशन नहीं मानती। अगर स्पेकुलेशन होता तो वो कहीं ना कहीं 90-95 एटलीस्ट वो मेंटेन करता। तो जो फंडामेंटल है वो बेस पे ही यहाँ पे मतलब ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट साइड हम लोगों ने देखा है गोल्ड और सिल्वर में, तो यहाँ पे रोज नए हाई बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बेस है वो फंडामेंटल है। बिल्कुल, आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया वंदना। मैं भी पूछ रही थी कि कमोडिटी मार्केट में टेक्निकल कितना काम करते हैं और फंडामेंटल कितना काम करते हैं। आपने कहा फंडामेंटल्स तो बहुत लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्टर कमोडिटी मार्केट में निवेश और पैसा बनाना चाहता हो तो टेक्निकल ज़्यादा काम करते हैं या फंडामेंटल? इसका आंसर मैं ना दो तरीके से देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि इसे ड्यूरेशन पे देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर मुझे करना है या लॉन्ग टर्म भी करना है, मुझे लगता है कि टेक्निकल इंडिकेशन देते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी हैपन। अगर मैं नेशनल गैस की चार्ट अभी देखूँ तो मुझे लग रहा है कि वो बॉटम आउट हो रहा है। अगर मैं गोल्ड में देखूँ तो लॉजिकली भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड ओवर हिटेड है और वहाँ पे वो ऊपर में प्लेटो बना रहा है। गोल्ड है, सिल्वर, वो प्लेटो बना रहा है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल इसमें काफ़ी हेल्प करता है। और हम लोग को जब रिसर्च हम करते हैं ना तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, टेक्नो फंडा। तो जब कमोडिटी में जब टेक्नो फंडा यूज करते हैं ना, जब हमारा फंडामेंटल भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, टेक्निकल भी सेम डायरेक्शन बोल रहा है, तो उसका जो हिट रेशियो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और वहाँ पे अगर हम डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करते हैं तो जो निवेशक है वो भी बहुत पसंद करते हैं कि आपने बड़े दिनों से टेक्नो फंडा नहीं दिया है। तो इंट्राडे करना है, मैं कहूँगी कि इसमें आप टेक्निकल पे जाइए। थोड़ा शॉर्ट टर्म करना है तो जो हमारे इवेंट रिस्क होते हैं बहुत ज़्यादा कमोडिटी में, जैसे इक्विटी में है कि क्वार्टरली आ गया, मर्जर्स एक्विजिशंस हुए, उनका रिजल्ट आया। हमारे इसमें है कि इंटरनेशनल मार्केट में डेली कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिलीजेस आते रहते हैं, यूएस से, ईयू से, चाइना से, इंडिया से। अब जैसे आज इन्फ्लेशन डेटा आना है यूएस का, उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस मार्केट की खूबसूरती ये है कि 9 बजे से ये शुरू होती है और ये 11-11:30 तक ट्रेड होता है। तो जो लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं उन्हें 2-3 ट्रेड मिल जाता है। एक तो ओपनिंग में मिल गया, वॉलेटिलिटी आई। दूसरा 1:30-2 बजे हमारा एलएमई ओपन होता है, लंदन ओपन होता है, वहाँ एक ट्रेड बनता है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा आप जाते हैं तो 6 बजे जितना भी यूएस का डेटा है वो आना शुरू हो जाता है। एक वॉलेटिलिटी वहाँ मिलती है। तो जो शॉर्ट टर्म जिन्हें गोल्ड में 100 पॉइंट पकड़ना है, 50 पॉइंट पकड़ना है, 200 पॉइंट पकड़ना है, उनके लिए इस मार्केट में 2-2, 3-3 ट्रेड्स निकलते हैं। तो आर्बिट्रेजर्स या छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत अच्छी है। खासकर काफी लोग जो जॉब में है ना, उनको लगता है कि चलो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, क्योंकि वो निफ्टी में इतना तो कर नहीं सकते क्योंकि वर्किंग आवर्स होते हैं वो। जी जी।
तो इकोनॉमिक रिलीजेस एक अलग ट्रिगर्स है जिसपे कमोडिटी ट्रेड करता है। टेक्निकल मैं शॉर्ट टर्म तक रखती हूँ, मतलब इंट्राडे और शॉर्ट टर्म। और फंडामेंटल्स और टेक्निकल अगर एक लॉन्ग साइकिल बनता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। और वो हम लोगों ने बनते हुए देखा था 2021 में गोल्ड में, जब बिल्कुल लो लगा था, मतलब 2-3 साल के लो पे था। कोविड में गोल्ड ऊपर गया और फिर 1-2 साल काफी मतलब कि रेंज में था, तो वो रेंज ब्रेक होने का इंडिकेशन मिल गया था टेक्निकल भी। वरना गोल्ड तो चल गया। अब आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कि यहाँ से भी और ऊपर जाएगा। अब कोई ऐसी कमोडिटी जो आपने आइडेंटिफाई की हो, जो मीडियम शॉर्ट टर्म नहीं पूछूंगी बिकॉज ये कब एडिट होगा कब ऑन ईयर होगा तो नहीं, वो सही नहीं रहेगा, बट मीडियम टर्म में आपको अच्छा आउटलुक लग रहा है? मीडियम टर्म में बहुत ज़्यादा हायर साइड आने के बावजूद मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है ये बहुत अच्छी कमोडिटी है। और सिल्वर को किसने अलग बनाया है? पहले सिल्वर एक मतलब हम कह सकते थे कि फिजिकल डिमांड के लिए जानी जाती थी, फैब्रिकेशन है, ज्वेलरी है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। पिछले 4-5 सालों से डेफिसिट है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि ETF डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडस्ट्रियल मेटल था, प्रेशियस मेटल था, एक कैटेगरी बढ़ गई स्ट्रैटेजिक मेटल, क्योंकि अब रशियन सेंट्रल बैंक्स ने इसे खरीदने की शुरुआत करी है फिजिकल। तो काफी सारे सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड खरीद रहे थे अब वो सिल्वर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अच्छा। और चौथी कैटेगरी यहाँ पे आ गई क्योंकि रिसेंटली यूएस ने इसे क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा है। तो इससे इसका जो एक कहते हैं ना कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये कमोडिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक मुझे लगता है कि बेस मेटल में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे आने वाले समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, ईवीज हैं, तो कॉपर के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। जब भी हम कमोडिटी में काम करते हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा ध्यान रखना होता है कि, और तो रुपी तो आज फिर रिकॉर्ड लो पे आ चुका है 88.4047 के आसपास। तो आप रुपी को भी ट्रैक करते हैं? जी बिल्कुल। रुपी का एक ना बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा देना चाहूँगी मैं देख रही थी ऐसे ही, तो 20 साल में, क्योंकि हमारे मार्केट का भी 20 साल हो गया, तो मैं सोच रही थी कि 20 साल में रिटर्न क्या आया है। तो जब मैंने 20 साल का रिटर्न देखा इंक्लूडिंग 2025, तो हमारे गोल्ड का रिटर्न 1500% है। ओके, अगर आप उसको रुपी के साथ हाँ, देखें। रुपी के हिसाब से। अगर आप यूएसडी में देखें तो इट्स ओनली 900%। तो वो जो 600% है ये हमारा रुपया है। फिर मैं बोली कि अब ठीक है, 2004 में रुपया क्या था? 2004 में रुपया 45 था, अब यहाँ रुपया ऑलमोस्ट 90 है। तो मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा यहाँ पे, मैं बहुत इन चीजों पे ध्यान देती हूँ। मैंने बोला कि अगर आपको गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना है तो आपको रुपी को ध्यान में रखना ही होगा। काफी बार वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि गोल्ड कॉमिक्स में तो बढ़ेगा, हमारे यहाँ बढ़ा नहीं। या कॉमिक्स में तो बिल्कुल रेंज में, हमारे यहाँ कैसे बढ़ गया? तो मैंने बोला आपने शायद करेंसी नहीं देखा है कि हमारी करेंसी अच्छा, एससीओ समिट के बाद हमारा गोल्ड काफी ज्यादा बढ़ा है। टैरिफ जब से इम्प्लीमेंट हुआ, हमारा रुपया बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ और हमारा जो गोल्ड है ये बिल्कुल 10,000 बढ़ गया, वहां से 1 लाख से 1,10,000 आ गया। तो ये करंट अभी जो देखेंगे उन्हें समझ में आएगा कि अभी अभी का ये एग्जाम्पल है कि रुपी 86 से 89 के करीब आया और गोल्ड कितनी जल्दी ऊपर बढ़ा, तो वो इम्पैक्ट है। अब एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, जैसे कि इस साल का हम ले ले तो मान लीजिए कि अगस्त तक का जो रिटर्न था 34% था INR टर्म्स में, यूरो में ये सिर्फ 16% था, क्योंकि यूरो जो है वो डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कमोडिटी में तो रुपया देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। और क्रूड पे आपका क्या मानना है? क्रूड ऑयल प्राइसेस तो वहीं लटके हुए हैं, आई थिंक 60 to 70 to 75 मैक्सिमम, फिर वापस आ जा रहे हैं। उसमें कोई हलचल की आपको नजरिया नहीं बदला, या उसको लगता है कि रेंज बाउंड ही रहेगा? मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगा। उसमें काफी ना स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, सी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा ग्रीन एनर्जी की तरफ पे जितने भी गवर्नमेंट्स उनका ध्यान है, तो रिन्यूअल पे काफी ज्यादा मतलब फोकस हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब ये पावर वॉर हो चुका है। पहले क्या था कि आपने देखा होगा 2 साल पहले कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट करा, ये काफी ज्यादा न्यूज आती थी कि प्रोडक्शन कट करा, प्राइसेस ऊपर गई हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि यूएस नंबर 1 हो गया प्रोड्यूसर में। अगर एक सिंगल कंट्री नंबर 1 हो जाए और ये ओपेक प्लस ये सेकंड पोजीशन पे आ जाए, तो धीरे धीरे इन्होंने ना प्राइस को ज्यादा महत्व ना देते हुए इन्होंने ना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया और आउटपुट बढ़ाना शुरू किया। तो ये पावर वॉर पहले प्राइस का होता था, अब ये पावर वॉर प्रोडक्शन का हो गया है। तो जब पावर वॉर यहाँ पे प्रोडक्शन का होगा तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा, जब तक कि बहुत बड़ा कुछ फेरबदल ना हो कि
कोई बहुत बड़ा वॉर हो गया, सप्लाई साइड स्टक हो गया, और छोटे छोटे ट्रिगर्स आएंगे, जैसे कि पनामा से एक बारी स्टक हो गया था तो क्रूड प्राइसेस बढ़ गए थे, मलक्का में कुछ हो जाए, हॉर्मुज में कुछ हो जाए, तो ये सीधे शूट अप होता है। तो टाइमली ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये 75, 80 और नीचे 60, लेकिन मुझे 60 से नीचे नहीं लग रहा, क्योंकि काफी सारे जैसे गोल्डमैन सैक्स ने बोला 60 से नीचे आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि 60 से नीचे स्टेबल होएगा। वंदना, कुछ टिप्स जो नए इन्वेस्टर अब आपको सुन के कमोडिटी बाजार में आएंगे और पैसा कमाने के लिए ट्रेड्स भी करेंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? मैं पहले ये कहूँगी कि किसी भी मतलब किसी के कहने पे ट्रेड ना करें, रिसर्च बेस्ड वो ट्रेड लें। दूसरी चीज़ है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट से वो शुरुआत करें। तीसरी चीज़ है कि जैसे मैंने अभी कहा कि वो INR को देखते हुए अगर इंटरनेशनल मार्केट को हमारी मार्केट फॉलो करती है, लेकिन ये ठीक है हमारी मार्केट फॉलो करती है, तो हमारी मार्केट फॉलो कर रही है, आप इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करिए, साथ में अपने करेंसी को भी ध्यान में रखिए। और जो एंट्री और एग्जिट है रिसर्च में जैसे दिया हुआ है उस तरीके से आप करिए, क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि मेरे अभी कुछ साल पहले यही वो रहा होगा, जब आप खुद का पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट थोड़ा बुक करते हैं और स्टॉप लॉस में आप काफी ज्यादा वेट करते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है कि आ जाएगा, अरे यार आ जाएगा, हमारे फेवर में आ जाएगा, वो चीज ना करें। तो प्रॉफिट अगर आप थोड़ा बुक कर रहे हैं तो एसएल आपको जहाँ पे है बस वहां पे आपको डिसिप्लिन वे में एग्जिट करना है। और क्योंकि कमोडिटी मार्केट है तो आप इस कमोडिटी को जानते हैं, जो सोना यहाँ ट्रेड हो रहा है वही इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, आपको ज्यादा झंझट नहीं है। बस इकोनॉमिक ट्रिगर्स को, जो डेली ट्रिगर्स है उसको ध्यान में रखते रहें, यही डिफरेंस है इक्विटी और कमोडिटी में। आपने कहा कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, उससे आप कम पैसे में ही पोजीशन ले सकते हैं, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड का है और कौन से मेटल्स का है? गोल्ड है, सिल्वर है, इनफैक्ट आपको जिंक है, लेड मिनी है, एल्यूमिनियम मिनी है, नेचुरल गैस में मिनी है, क्रूड ऑयल में मिनी है। तो मुझे लग रहा है कि 7-8 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कि मिनी है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, कम से शुरुआत करनी, तो ग्वार में ऑप्शन है। ग्वार के ऑप्शन में जो प्रीमियम ट्रेड होता है वो 500-600 का प्रीमियम आता है, ऑप्शन प्रीमियम। मान लीजिए मैक्सिमम मैंने 1000 ही डाल दिया, तो 1000 से आप ग्वार के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे कम तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब पैसे की जरूरत होगी। सो वन पर्सनल क्वेश्चन, आप कमोडिटी में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं या इक्विटीज में? सेबी के रूल के अकॉर्डिंग हमें कमोडिटी में तो मतलब हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ मैंने फिजिकल बुलियन में ही करा था, क्योंकि डीमैट तो इसमें कर नहीं सकते, और इक्विटी में मैंने ETFs लिए थे। और कुछ चीज़ है, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कमोडिटी बेस्ड होते हैं, करेक्ट है ना, तो म्यूचुअल फंड से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इक्विटी में तो मैं करती ही हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो कमोडिटी बेस्ड होती हैं उसको मैं ज़रूर करती हूँ। फंड ऑफ फंड भी मतलब मैंने देखा था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इक्विटी में करते हैं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड ETF में मैंने खुद भी करा, और काफ़ी लोगों को मैंने बोला कि आप ये करके देखिए, और उनका काफ़ी अच्छा मतलब एक रिस्पॉन्स आया। और जब स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं कॉलेज में गई गेस्ट लेक्चर के लिए, तो मैंने बोला कि कम ऑन यार, ये तो तुम लोग अपने पॉकेट मनी से कर सकते हो। उस समय तो 80 रुपीज़ में एक गोल्ड ETF आता था। मैंने बोला आप 500 तो आपको मिलता होगा पॉकेट मनी से, कम तो मिलता नहीं अभी, तो आप एक लो और इसको आप 5 इयर्स के बाद देखो। एक होता है ना कि ये हमारा अर्न किया हुआ, टाइमली हमने निवेश किया था और ये हमने अर्न किया है। मैंने बोला जस्ट टू सी द रिटर्न आप देखो, और गोल्ड ETF, सिल्वर ETF आपको 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं, इससे कम में तो कुछ भी नहीं होगा। पेनी स्टॉक्स का तो फायदा भी नहीं है, मतलब गया तो गया वाली बात है, और मैंने बोला इसमें आपको पूरा रिटर्न आएगा। So you are purely a commodity person. इक्विटी में भी आप commodity linked investments ही ढूंढ रही है। बिल्कुल। चलिए वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, कमोडिटी एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं, और छोटे से मार्जिन मनी में भी आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।